जैन क्लास, मैं कपिल शर्मा आगे की सीरीज को अपनी यू प्लस कांची मॉक टेस्ट 5 के लिए आया हूं। ओके, हम आप आगे सीरीज को बढ़ाते हुए चलते हैं इसी क्रम में। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश को आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट। पहला ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस के बेटक कबा। ओके, जो भारतीय कला इंडियन आर्ट में इतनी सारी वेरायटी आपने देखा होगा। भारत को मंदिरों का देश बोला जाता है। यहाँ पर हर कोर्स पर 1-2 किलोमीटर आपको जरूर, आप कहीं भी इंडिया में रहो, आप मंदिर से 2 किलोमीटर दूर नहीं रह पाओगे। ओके, उसी का इसके लिए इतने इंडियन आर्ट हमारा इतना ज्यादा फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? राजा रवि वर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? राजा रवि वर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को इंडियन आर्ट का जनक माना जाता है। अच्छा, जो भी हम देखते हैं अपने इंडियन गॉडेस या गॉड की जो भी हम प्रतिमाएं देखते हैं, जो भी मूर्ति देखते हैं, आपने दो भगवान इस तरह से इस वेशभूषा में, वो इसको इतनी ज्यादा पेंटिंग है। ये रवि वर्मा किसके लिए जाते हैं? इंडियन गॉड की पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए? इंडियन गॉड की पेंटिंग्स के लिए इनको जाना जाता है। ओके, जो आपने जो लक्ष्मी जी, सरस्वती, जितने भी देवी देवता हैं, उन सब के लिए किसको लिया? राजा रवि वर्मा को। ओके, इनके ऊपर बायोपिक लिखी गई है। अच्छा, ये किसके भाई पेंटिंग में क्या होता है? रंग। इनकी बायोपिक का नाम क्या है? रंग रसिया। इनकी बायोपिक का नाम क्या है? रंग रसिया। इनकी बायोपिक का नाम क्या है? रंग रसिया। ओके, इनकी बायोपिक का नाम क्या है? रसिया। उन्होंने रंगों में क्या भर दिया है? रसिया। ओके, तो इनके बायोपिक का नाम है रंग रसिया। तो भारतीय आधुनिक कला का जनक राजा रवि वर्मा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित रविशंकर एक महान संगीतकार, संगीत की निम्नलिखित किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र, हिंदुस्तानी शास्त्रीय ज्ञान, कर्नाटक शास्त्रीय ज्ञान, कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, आपने वो सुना होगा, इसके कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य की बात करूं, आपने वो सुना होगा सितार, शहनाई, ये सब किसके? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य के। ओके, आपने वीणा, मृगदम, कांजीरा, वायलिन, ये सब किसके? कर्नाटक के। ये किसके? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। पंडित रविशंकर 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। ओके, और इनको क्या मिला हुआ है? भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। पंडित रविशंकर 1999 भारत सरकार द्वारा भारत में सम्मानित किया गया था। ओके, उनको 3 ग्रैमी पुरस्कार और मिले। ग्रैमी पुरस्कार किससे रिलेटेड है? संगीत के। ग्रैमी किससे रिलेटेड है? संगीत। इनको कितनी बार मिला? 3 बार। तो करंट आंसर क्या होने वाला है? हिंदुस्तान शास्त्रीय वाद्य यंत्र। तो पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड? हिंदुस्तान शास्त्रीय वाद्य यंत्र। अच्छा, कर्नाटक के शास्त्रीय गायन की बात करूं, शास्त्रीय वाद्य यंत्र बात करूं मैं, तो कौन से हैं भाई? शास्त्रीय वाद्य यंत्र कौन से हैं भाई? आपका मृगदम हो जाएगा। कौन सा है? मृगदम। क्या है? मृगदम में है। ओके, मृगदम है, बीड़ा है। अच्छा, आपने दो माँ बीड़ा वाली सुनो विनय हमारी, है ना? तो बीड़ा भी यहाँ का कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य का एक यंत्र है। ओके, वाद्य यंत्र है। पर रविशंकर की याद रही, इनको क्या मिला हुआ है? भारत रत्न। क्या मिला हुआ है? भारत रत्न। क्लियर। और कहीं पुरस्कार कितनी बार मिले हैं? 3 बार। कितनी बार मिले हैं? 3 बार। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, मैड्रिड, कोपनहेगन, पेरिस। तो भाई पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। ये तो सभी को पता है। पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाली कैपिटल क्या है? लिस्बन है। पुर्तगाली कैपिटल क्या है? लिस्बन। ओके, मैड्रिड, कोपनहेगन, पेरिस। अच्छा, मैं बात करूं मैड्रिड, किसकी बात करूं मैं? मैड्रिड। तो मैड्रिड किसकी कैपिटल है भाई? मैड्रिड है स्पेन की। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? स्पेन की। ओके, अच्छा, कोपनहेगन किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की। किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। ओके, और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस की कैपिटल है भाई फ्रांस की। किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। अच्छा, मैं बात करूं लिस्बन, इसकी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, इसकी करेंसी क्या है? यूरो। छापो भाई, इसकी करेंसी क्या है? यूरो। क्लियर। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो पुर्तगाली कैपिटल क्या है? अच्छा, यहाँ से एक बहुत ही महान फुटबॉलर खिलाड़ी और हुए हैं, तो इसका नाम क्या है? रोनाल्डो। क्या नाम है उनका? रोनाल्डो। रोनाल्डो भी कहाँ के हैं भाई? पुर्तगाल के हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा पुर्तगाली कैपिटल लिस्बन, यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा निम्न से भारतीय किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। अच्छा, जो हमारी कर्क रेखा है, ओके, अच्छा, मैं 2 रेखाएं होती है, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। मान लो ये हमारा ग्लोब है, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। ओके, कर्क रेखा कहाँ है? ऊपर वाले, नीचे वाले। कौवा कहाँ रहता है? ऊपर। तो कर्क रेखा कहाँ है? ऊपर। मगर कहाँ रहता है? मगरमच्छ नीचे। तो मकर रेखा कहाँ है? नीचे। ये आपको याद रहेगा, बिल्कुल आप कहीं भूलने वाले नहीं हो। तो जो भारतीय राज्य है ना, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा भारत में से गुजरी। वो कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
मिजोरम और झारखंड। ये 8 राज्य जिनमें से क्या निकल कर होती है, भारत की कर्क रेखा। त्रिपुरा से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है, पश्चिम बंगाल किससे नहीं आती, मणिपुर से। किससे निकल के नहीं आती है, इसकी आसान सी ट्रिक है, मित्र परम गुच्छ। कौन सी ट्रिक है, मित्र परम गुच्छ। आपको इससे बिल्कुल याद रह जाएगा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। ओके, त्रिपुरा मिजोरम पश्चिम उसके अंदर आते हैं। ओके, कर्क रेखा कहाँ है, ऊपर है। मकर रेखा क्या है, नीचे। ओके जी, कितना अच्छा, इसकी मैं डिग्री पूछूं कितनी डिग्री पर होता है, 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। ओके, समझ में आ गया, 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा स्थित है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मणिपुर। ओके, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, जापान, मलेशिया, सिंगापुर या वियतनाम। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जापान। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है, जापान इसकी मेजबानी करने वाला है। अच्छा, मैं जापान में बात करूं, जापानी कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापानी कैपिटल टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है, येन है। करेंसी क्या है इसकी, येन है। ओके, जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है। क्लियर, समझ में आया। ओके, अच्छा, यहाँ की संसद को क्या बोला जाता है, डाइट। संसद को क्या बोला जाता है, डाइट। यहाँ की संसद को क्या बोला जाता है, डाइट। तो ओके, इस बार के 2024 के एशिया खेल कौन करा रहा है, जापान करा है। एशिया खेल कितने साल वाले होते हैं, 4 साल, और जीने के हैं 4 दिन। ओके, 4 दिन जियो, 4 साल जी लो, फिर किस में एशिया खेलों में वापिस आ जाओ। अच्छा, मैं एशियाई खेलों की बात करूं, इसके 2000 वो कौन थे, इंडिया तरफ से 2000 वो कौन थे, तो आपके हरमनप्रीत सिंह, देखो भाई, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरन हैगन। कौन थी, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरन। लवलीना किससे है, बॉक्सिंग से है। लवलीना किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से। और हरमनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है, हॉकी से। किससे रिलेटेड है भाई, हॉकी से। तो समझ में आ गया। तो कौन सा देश करेगा, जापान करने, इसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी ये यहाँ की संसद को डाइट बोला जाता है। इसे कितने साल, 4 साल बाद होते हैं। क्लियर। अच्छा, मैं पूछूं, अभी हाल में 2022 के कहां पर हुए हैं, 2022 की मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, चीन के हांगजाओ में। कहां पर हुए हैं, चीन के हांगजाओ में 2022 के एशियाई खेल हुए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति की अवधि कर की दर कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, स्थिर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरें, जो कर होगा हमारा टैक्स बढ़ा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, उसके लिए ये दिया गया है। ओके, तो मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा जब बाजार में पैसे की अधिक आपूर्ति होती है, जब पैसा ज्यादा हो जाता है। ओके, और जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ओके, मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति की वृद्धि की जाती है। तो इसका सी आंसर क्या होने वाला है, उच्च। इसका सी आंसर क्या होने वाला है, उच्च। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लियर है। जब चीजों की कीमत गिर जाए, ओके, और वृद्धि होने लगे, ज्यादा होने लगे, उसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। तो इसमें दरें कैसी हो जाती हैं, ऊंची हो जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया। स्थलबद्ध क्या होता है भाई, जहां पर भूमि भूमि हो, जहां पर क्या हो, भूमि। ओके, ये धरती मेरी माँ है, ये धरती क्या है, मेरी माँ। धरती सुनहरी अंबर नीला, ये धरती क्या है, यहाँ। तो इसका क्षेत्र, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभागत देश कौन सा है, कजाकिस्तान। कौन सा देश है, कजाकिस्तान। विश्व की क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन है, कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कजाकिस्तान। ओके, अब मैं बात करूं अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। काबुल। अच्छा, यहाँ पर अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया, यहाँ पर तालिबानों ने क्या कर रखा है, अपना कब्जा कर रखा है, अपना तालिबानों ने क्या कर रखा है, अच्छा। अच्छा, मंगोलिया कैपिटल क्या है भाई, उलान बटोर। मंगोलिया कैपिटल उलान बटोर। मंगोलिया कैपिटल क्या है, उलान बटोर। ओके, चीन की तो सबको पता ही होगा, चीन है, मक्का, बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। ओके, अच्छा, चीन में क्या चाहिए, स्थलबद्ध क्या है, जिसके मतलब कॉन्टिनेंट के पास पानी वानी का कहीं भी सोर्स नहीं हो रहा। चाइना के पास तो है, पोर्ट वोट है, उसके सारी बंदरगाह है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कजाकिस्तान। इसका करंट आंसर क्या हो रहा है। अच्छा, वर्ल्ड में इस समय बात कितनी देश है जिनमें जो स्थलबद्ध है, टोटल कितने हैं, 4 कितने, 44। कितने जैसे 44 देशों में जो है स्थलबद्ध देश हमारे हैं। क्लियर है। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की और। कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ईरी नहर, कील नहर, सुएज नहर, पनामा नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना है, सुएज नहर। करेक्ट आंसर क्या है, सुएज नहर आपको भूमध्य सागर, लाल सागर दोनों को जोड़ती है। इस तरह से हम ऐसे मान सकते हैं इसे, ये हमारा भूमध्य सागर है, ये हमारा लाल सागर, इन दोनों को कौन जोड़ती है, हमारी ये
सुएज कैनल। कौन जोड़ रही है इन दोनों को? सुएज कैनल। इन किससे जुड़ी होती है? सुएज कैनल, भूमध्य सागर को सुएज कैनल जोड़ती है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ सुएज नहर की स्टार्टिंग मतलब इसको सुएज नहर का जन्म कैसे हुआ? तो नील नदी से। सुएज नहर का जन्म किससे हुआ? नील नदी के। ओके अच्छा देखो सुएज नहर पे दो पोर्ट है, एक है पोर्ट सैयद, एक कौन सा है? पोर्ट सैयद। ओके एक कौन सा है? पोर्ट सैयद। जो एक तो पोर्ट सैयद है, एक सुएज कैनल है, दो है यहाँ पर, दो पोर्ट, एक पोर्ट सैयद, एक सॉरी एक तो पोर्ट सैयद ही है यहाँ पर और एक है सुएज पोर्ट। ओके दो पोर्ट है यहाँ पर। क्लियर है? तो किसको जोड़ती है? सुएज नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? जीएसटी परिषद। करेक्ट आंसर क्या होना है? आर्टिकल 278, आर्टिकल 279(1), आर्टिकल 281 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 279 ए में। आर्टिकल 279 ए में हमारी आर्टिकल 279 ए में आर्टिकल 279 ए में जीएसटी परिषद की बात की गई है। क्लियर? अच्छा ये बताओ जीएसटी को अपने संविधान में कौन से संविधान 101 अमेंडमेंट के साथ जीएसटी को अपने संविधान में शामिल किया गया था। ओके अच्छा जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? टोटल कितने हैं? 33। कितने मेंबर इसके? 33 इसके मेंबर में। क्लियर? जिसमें से 2 सदस्य केंद्र के हैं, 31 सदस्य और बाकी के 31 सदस्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित। 31 में से भाई 28 तो राज्यों से हैं। ओके और 3 कहाँ के हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। अच्छा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। क्लियर है? ओके से 1 संविधान संशोधन के अंतर्गत 2017 के 60 दिनों के जीएसटी परिषद का गठन करना। अच्छा जीएसटी परिषद गठन कितने के अंदर होना चाहिए? 60 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन हो जाना चाहिए। क्लियर आ गया है? ओके समझ में आ गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बात में पूछो भारत की हाल ही में इस टाइम पर वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। गौतम बुद्ध की माता देवबहर राज्य के शासक परिवार से जो अब उत्तर प्रदेश किस जिले में? गौतम बुद्ध की। अच्छा मैं पूछू गौतम बुद्ध को। ओके मैं पूछू गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी IBACO का एग्जाम निकल के क्या उसमें पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध की माँ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति? किस वृक्ष के नीचे? पीपल के। किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके अच्छा गौतम का पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? देवरिया। क्या हुआ? देवरिया। तो गौतम बुद्ध की माता देवदह राज्य के शासक जो उत्तर किस जिले में है? देवरिया जिले में। कौन से जिले में? देवरिया जिले में। क्लियर है? ओके अच्छा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ओके इनके पिता नाम क्या था? शुद्धोधन था। ओके अच्छा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? ओके अच्छा देवरिया जिला किस जिले में से मिलकर बना है? गोरखपुर में से अलग होकर क्या बना है आपका? देवरिया। गोरखपुर में से अलग होकर क्या बना है? देवरिया। क्लियर है? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, कॉस्मिक तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तो सोनोग्राफी में किसके तरंगों का यूज किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का, कॉस्मिक तरंगों को, अल्ट्रासोनिक तरंगों का या इंफ्रारेड तरंगों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो सोनोग्राफी में किसका यूज करते हैं? अल्ट्रावायलेट तरंगों का यूज किया जाता है। ओके आपको क्लियर होगा सोनोग्राफी में किसका करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगों का किया यूज करते हैं। देखो उसमें क्या है? सोनो। इसमें क्या है? सोनी। क्या है? अल्ट्रासो सो तो क्लियर हो जाएगा आपको। इससे इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित कुमार जिन्हें हाल ही में सौर चक्र से राष्ट्रीय दिवस मनाया गया तो वे किस जिले शहर से संबंधित हैं? तो भाई अमित कुमार जिन्हें सौर चक्र से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किस जिले से हैं? भाई मेरठ से हैं। किस जिले से हैं? मेरठ से। अच्छा अमित कुमार को भाई सौर चक्र क्यों मिला था? भाई इन्होंने एक IPS अधिकारी है। ओके ना इतना बड़े का इतने मतलब मुर्जमों को अपराधियों को पकड़ा था इसलिए इन्हें राष्ट्र द्वारा क्या सम्मान किया? सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्लियर? और ये किस जिले के हैं? मेरठ जिले के हैं। किस जिले के हैं? मेरठ। मैं भी उम्मीद करता हूँ जब आप इतने सिलेक्शन ले लोगे तो आप भी इतने अच्छे आप भी सौर चक्र से वीर चक्र से सम्मानित किए जाओगे। यही उम्मीद है आप लोगों से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया? देश का पहला, तो महिला थाना भोपाल, महिला थाना पुणे, महिला थाना चेन्नई, महिला थाना नई दिल्ली। तो भाई ISO सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कौन सा महिला स्टेशन बन गया? महिला थाना भोपाल, महिला थाना भोपाल। अच्छा भोपाल क्या है भाई? MP की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा मैं पूछूं, हाल ही में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इंदौर। ओके, कौन सा? इंदौर। अच्छा इंदौर के साथ दूसरा कौन आ गया? सूरत। इस साल कौन आ गया? सूरत। लगातार छठवीं बार इंदौर, एक बार फिर से छठवीं बार इंदौर क्या बन गया? सबसे स्वच्छ शहर। तो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? महिला थाना भोपाल। भोपाल किसकी कैपिटल है? MP। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे, जो कुषाण राज में तीसरे शासक थे, कुलवर्मा, कृष्णदेव राय, कौटिल्य या कनिष्क। तो भाई आपने देखा होगा, तो कुषाण राजाओं सबसे मशहूर राजा कौन थे? कनिष्क। कौन से राजा थे? कनिष्क। अच्छा चौथी बौद्ध समिति, फोर्थ बौद्ध काउंसिल किसके टाइम पर हुई थी? कनिष्क के टाइम पर। किसके टाइम पर हुई थी? कनिष्क ने चौथी बुद्ध समिति का आयोजन किया कराया था। अच्छा कहां पर हुई थी वो भाई? आप लोग इस कमेंट में छापना भाई। ओके, चौथी बौद्ध समिति कहां पर हुई थी? आपको कमेंट में छापने वाले हो। ओके, अच्छा इनमें तो प्रसिद्ध, इन्होंने क्या था, 78 ईस्वी से लेके 101 ईस्वी तक राज्य किया था। कितने किया? 78 ईस्वी से लेके 101 ईस्वी तक कनिष्क ने राज्य किया था। कौटिल्य, कौटिल्य के बारे में तो आप तो जाने होंगे। ओके, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। इसका विष्णुगुप्त भी नाम था। मैंने इससे पहले आपको पहली वीडियो में पढ़ाया, इससे पहली वाली में, कि चंद्रगुप्त की अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? राजनीति शास्त्र। किससे रिलेटेड है? राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड है। ओके, कृष्णदेव राय। ओके, ये किसके थे? संगम। ओके, कृष्णदेव राय के तो तुलुग वंश के राजा। कौन सी वंश के राजा थे? संगम में तुलुग वंश के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण शिकारी जनजाति मंगोल। मंगोल किस, कहां पर बसे थे? अच्छा मंगोल कहां से आए थे? दक्षिण एशिया से, अरब प्रायद्वीप से, दक्षिण पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से। तो भाई जो मंगोल जनजाति है, ओके, तो वो कहां से आई थी? मध्य एशिया से। मंगोल जनजाति कहां से आई थी? मध्य एशिया से। वर्तमान में जो मंगोल जनजाति है वो मंगोलिया, चीन में, रूस में निवास करती है। कहां पर? चीन, रूस और मंगोलिया। समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, हम बोल रहे मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया में यही वाला पार्ट मिलने वाला है, चीन, रूस और मंगोलिया। तो भाई सबसे प्रसिद्ध पशुचारण शिकारी जनजाति मंगोल कहां पर आए थे? मध्य एशिया में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अम्बेडकर की शिक्षाओं को, या धर्मनिरपेक्षता को? तो क्या माना जाए? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना? तो कानून भारत का किसमें लिखा है? भारत के संविधान में। किसमें लिखा हुआ? भारत के संविधान में। जनतंत्र से तो जनतंत्र तो भाई हम लोग हो गए। ओके, अम्बेडकर जी की शिक्षा, अम्बेडकर कानून कौन नहीं है? धर्मनिरपेक्षता उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? भारतीय संविधान को माना जाता है। भारतीय समय, अभी तो कल 26 जनवरी थी, कल क्या थी? 26 जनवरी। ओके, अभी तो हाल ही में क्या निकले? 26 जनवरी 1950 निकल गई है कि नहीं गई? ओके, तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को भारत सर्वोच्च कानून माना जाता है। क्लियर है? ओके, अच्छा 26 जनवरी 50 को लागू किया क्या था? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन पर किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में उल्लेख आपातकालीन अपराधन किस देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ओके, जर्मनी या कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ना होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी संविधान को कैसा संविधान होता है? बीमर संविधान बोला। अच्छा अपने संविधान को क्या विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। अच्छा जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान में बोला जाता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में। भारतीय भाग कौन से? 18 में। आपातकाल प्रावधान को कितने आपातकाल है हमारे पास? 52, 56, 60। कौन सा? 300 आर्टिकल 352, 356, 360। ओके, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ओके, और संसदीय व्यवस्था, ओके, संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है भाई? हमारी संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई? यूनाइटेड। और संघीय व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किचन वेयर जो चिपकती नहीं उन्हें तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेक्सान का, टेफ्लॉन का, पॉलीप्रोपॉन का, पीवीसी का। तो चिकन वेयर जो चिपकती नहीं उनमें किसका प्रयोग करती है भाई? लेक्सॉन, टेफ्लॉन, पॉलीमर, पीवीसी। भाई इसका करेंट आंसर क्या होने वाला है? हम्म इसका अंदर क्या होने वाला है? तो इसमें किसका यूज नहीं करती है? टेफ्लॉन का। किसका यूज नहीं करते हैं? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। किचन में जो चिपकते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2030 का आयोजन किया गया था? ओके, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2030 कहाँ किया था? जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2030 का आयोजन कहाँ किया गया था भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्मनी। अब इससे पहले हमने पढ़ा था जर्मनी के बीमा संविधान से भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रतिबंध ली गई जो भाग 18 में उपस्थित हैं। कितने आर्टिकल है? 3 है, 52, 56, 7। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 तीनों इसमें लिए गए। तो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का काम हुआ था जर्मनी में आयोजित किया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, जर्मनी की कैपिटल क्या है भाई? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ओके, जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया था जर्मनी में। ओके, अच्छा इसकी जो इसका इस बार की थीम क्या रह गई थी? वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए परिभाषित वर्ष। इसकी थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कार्रवाई के लिए परिभाषित वर्ष। इसकी इस बार की थीम रही थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? प्राचीन जलोढ़। ओके, भावर, तराई, खादर या गांबर। तो भारत के उत्तरी प्राचीन सबसे प्राचीन भागों में से एक है, जलोढ़ है। तो उसको क्या बोला जाता है? भांगर। बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सब अपने कह रहा देखो बूढ़े से बाबा आते थे वो क्या बोलते? बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ओके, अच्छा अब मैं पूछूं बांगर कहाँ पर मिलता है? ये ब्रह्मपुत्र नदियों का ये कहाँ पर मिलता है? बांगर बाग कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। बांगर बाग कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। बांगर बाग कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके, जो बांगर बाग है जो कहाँ पर मिलता है? ब्रह्मपुत्र हमारी नदी पर निकलता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। बांगर बाग कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलता है। चलते हैं इग्नाइट माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन थे? इग्नाइट माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह। तो भाई अच्छा मैं बात करूं चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है? मनमोहन सिंह की। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है? मनमोहन सिंह की है। ओके, तो द इग्नाइट मैन पुस्तक क्या भाई किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। इग्नाइट मैन पुस्तक किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ओके, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ओके, अब भारत में मिसाइल मैन किसको बोला? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनकी और भी पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, ओके, इंडिया 2020, ना जीवन गमनम, फॉरगेट योर फ्यूचर। ये सारी किसकी बुक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रणब मुखर्जी की बात करें, ओके, इनकी एक बहुत फेमस सी बुक है उसका नाम क्या है? द ड्रामेटिक डिकेड। द क्या है? द ड्रामेटिक डिकेड। ये भारत के कौन रह चुके हैं? इनको भारत रत्न भी मिला। इनको क्या मिला हुआ है? भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम को भी क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला है। दोनों भारत की पूर्व में कौन रह चुके हैं? राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? राष्ट्रपति। महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें तो मैं बोलूँ ऑल मैन आर ब्रदर। ऑल मैन आर ब्रदर। ओके, ये बुक है ऑल मैन आर ब्रदर। ये किसकी बुक है? गांधी जी के बारे में। द हिंद स्वराज ऑफ इंडियन होम रूल की बुक किसकी है? महात्मा गांधी जी की। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? गांधी जी की बुक है। ओके, एसेंशियल गांधी, गांधी जी के बारे में। और पाथवे टू गॉड, अच्छा जो भगवान के जाने का रास्ता भी किसकी है? आपकी महात्मा गांधी जी की। ओके, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी की बुक है। द टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन बुक भी किसकी है? मनमोहन सिंह। टू द नेशन फॉर द नेशन ये बुक भी किसकी है? मनमोहन सिंह की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र में कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? मित्र मेला, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो कौन था भाई? काकोरी कांड जो हुआ था आपका ये कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, मध्य प्रदेश ट्रेन घटना थी। कौन सी थी? ट्रेन। इन्होंने ट्रेन को लूट लिया था। किसको लूट लिया था? लूट लिया, अरे लूट लिया दिन दोपहर ट्रेन लूट लिया। इन्होंने किसको लूट लिया था? दिन दोपहर ट्रेन को लूट लिया था। किसको लूट लिया था? क्रांतिकारी थे भाई यूपी में। हमारे यहाँ भयंकर से भयंकर क्रांतिकारी पैदा हुए। एक से एक नाम लीजिए आपको। ओके, इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, इसके लीडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके लीडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके लीडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, इनके दोस्त का नाम था
अशफाक उल्लाह खां, इसके दोस्त का नाम क्या था, अशफाक उल्लाह खां, वो भी इसमें शामिल थे। उनकी बड़ी फेमस सी दो शायरी, वो बोलते थे शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही इनाम होगा। भाई शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष, सही बात है भाई, जो शहीद होंगे देश के लिए कुछ करें उनकी मजारों पर वर्ष क्या लगने वाले हैं, मेले। ओके, तो आप भी भाई एक अच्छी सी जॉब लीजिए, बढ़िया सी, हम चाहते हैं सभी का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाए, जिसमें सपने हैं माँ बाप के उनको आप क्या करते हैं पूरा कर सके। तो 1925 में काकोरी सैनिक के कौन सा संघ टाड़ी था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 जनवरी 2020 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार वेंकटरमण, अनंत नागेश्वर, अरविंद सुब्रमण्य या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने का, वेंकट रमण अनंत नागेश्वरन। वेंकट रमण नागेश्वरन को भारतीय सरकार का नया सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्लियर है, तो इनको क्या नियुक्त किया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। इनको ये कौन से नंबर के हैं भाई, 18वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 18वें नंबर के। इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे भाई, इनसे पहले थे कृष्णम वेंकट शेषर, इसके पहले कृष्ण वेंकट सुब्रमण्य, ये कौन से नंबर के थे, 7वें नंबर थे। कृष्ण वेंकट रमन कौन से नंबर के थे, 7वें। अभी कौन होंगे, वेंकट अनंत नागेश्वर, ये कौन से नंबर है, 18वें नंबर के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जो सबसे कम होने वाला रंग कौन सा होता है। ओके, सबसे वाला रंग, अच्छा देखो कितने प्रकाश निकलते हैं इसकी, देखो ठीक है। ओके, विव ग्योर से किससे याद करते हैं, विव ग्योर, विव ग्योर किससे याद करते हैं, विव ग्योर। तो इसमें कितने कलर होने वाले हैं, 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर। विव ग्योर, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से निकलता है सबसे कम होने वाला प्रकाश कौन सा होता है, लाल होता है। कौन सा होता है, आपने जो ट्रैफिक लाइन कैसी होती है, रेड होती है। ट्रैफिक में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, रेड होती है। कौन सी होती है, रेड होती है। जब श्वेत प्रिज्म से होकर सबसे कम होने वाला रंग कौन सा है, लाल रंग होता है। क्लियर, सब कितने निकलते हैं, 7 निकलती होगी। इंद्र धनुष में कितने कलर होते हैं, 7 होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 होती है। तो सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड का। आपने देखा जो भी हाईलाइट चीजें होती हैं वो किस में ली आती है, रेड कलर में। किस कलर में ली आती है, रेड कलर में। ओके, और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी का। सबसे अधिक किसका यूज होता है, बैंगनी का। समझ में आ गया कि नहीं है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएनईपी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्रीय राजदूत के लिए, हर्षित राजा, खुशी चिंडलिया, अंकित कुमार वर्मा, व्योम खन्ना। तो करंट आंसर क्या होने, अंकित कुमार वर्मा को यूएनईपी द्वारा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये किस प्रदेश के हैं भाई, उत्तर प्रदेश के। इनको क्या किया, यूएनईपी द्वारा भारत का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। क्लियर है, इनको क्या किया, क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। क्लियर, अच्छा ये क्या, यूएनईपी क्या करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून। अच्छा 5 जून की हम क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण 1972 में। इसकी स्थापना को, ये 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ स्थित है, आगरा, दिल्ली, अवध, वारंगल। तो अलाउद्दीन के द्वारा कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा अलाई दरवाजा कहाँ बनवाया था, दिल्ली में बनवाया गया था। क्लियर है, ओके। इसका अच्छा अलाई दरवाजे की बात करें कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। क्लियर, अच्छा इसमें क्या है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, सफेद संगमरमर। तू संगमरमर की मूरत, ओके, किससे बना हुआ, सफेद संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। क्लियर है, अच्छा आपने देखा होगा, आपने मूवी आई थी पद्मावत, कौन सी मूवी आई थी, उसमें किसका चित्रण किया गया, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका चित्रण किया गया, अलाउद्दीन खिलजी का चित्रण इसमें किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिणी भागों को, ओके, भारत की कौन सी भागों, दक्षिणी भागों में भी विजय प्राप्त की गई थी। और सभी तो उत्तर में ही रह जाते अपनी दिल्ली भी, तो उसने कहा थी दक्षिण तक, कहां तो विजय हासिल की थी, दक्षिण तो उसने विजय हासिल की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्न में किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, दिबांग घाटी। कौन सा है, दिबांग घाटी। जिले का नाम क्या है, दिबांग घाटी।
अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला जहाँ सबसे कम आबादी रहती है। ओके, कितने लोग रहते हैं 7948, कितने लोग होते हैं 7948। इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ भंडारा होता है, नहीं भंडारा, वहां पर खाना खाने आए आते, इससे ज्यादा लोग भंडारा करिए, आपको इससे ज्यादा खाने को लोग मिल जाएंगे। अच्छा, भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? अंजाव। कौन सा है? अंजाव। वो भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। वो भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अच्छा, सबसे अधिक आबादी वाला जिले की बात करूं तो कौन सा है? ठाणे। कौन सा है? ठाणे। कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र का ठाणे। वहां पर कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा वहां पर आबादी है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन है? ठाणे। अच्छा, मैं बात करूं जिला, राज्य कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला? यूपी। कौन सा है? यूपी। इसमें तो हम बहुत आगे निकल गए हैं। क्लियर है? आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2000 भारत की रैंक क्या थी? इसमें देखो 140 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? 140 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें भारत की रैंक क्या है? 135। कितनी रही है? 135। क्लियर है भाई? आप इसकी बात की है तो भारतीय में बहुत नकारात्मक वो रही है भाई। 140 है, 135 वहां की रैंक आ रही है। अच्छा, ये किसके द्वारा राज्य किया था? WEF के द्वारा। किसके द्वारा राज्य किया था? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या, बलिया, चित्रकूट, सीतापुर। तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? नैमिषारण्य कहां पर स्थित है? सीतापुर, अयोध्या, बलिया, चित्रकूट। यूपी में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी। मतलब यूपी में कहां पर है? सीतापुर में। यूपी के कहां पर? सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित है। किस जिले में स्थित है? सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित है। अच्छा, नैमिषारण्य किस नदी के तट पर है? गोमती नदी। कौन सी नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य आपका स्थित है। बहुत पवित्र स्थान है हिंदू लोगों का। ओके, इसमें क्लियर है। तो यहाँ पर संस्कृत, यहाँ पर नैमिषारण्य कैसे कही जाती है? संस्कृत सीखने का एक प्रमुख केंद्र है। अयोध्या की याद कौन सी नदी है? सरयू। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरयू। अच्छा, अयोध्या में कौन सा एयरपोर्ट है? वाल्मीकि एयरपोर्ट कहां पर स्थापित किया गया है? अयोध्या में किया है। मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आपकी इधर के जो राम जी के मंदिर बना हुआ, राम मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भगवान राम विष्णु भगवान के कौन से नंबर के अवतार हैं भाई? कौन से नंबर के अवतार हैं? 7वें नंबर के। कौन से नंबर के अवतार हैं? 7वें नंबर के अवतार हैं। तो नैमिषारण्य स्थित हमारा कौन से? गोमती नदी के तट पर। कौन सा जिला है? सीतापुर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे 15 मई 2022 त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री? त्रिपुरा के नए सीएम कौन बनेंगे? दशरथ देव, माणिक सरकार, माणिक शाह, विप्लव कुमार देव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो 12 त्रिपुरा के। अच्छा, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है भाई? त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। की कैपिटल क्या है? अगरतला। उसका कौन बनेगा अभी? माणिक शाह। कौन बने? माणिक शाह। कौन बने इसके? माणिक शाह। अच्छा, वह तीसरी आंख महादेव की कितनी आंख है? तीसरी आंख। तीसरी आंख क्या है? मड़ी सी दिखती है। क्या दिखती है? मड़ी सी। जब भगवान महादेव की तीसरी तो क्या आ जाती है? प्रलय आ जाती है। त्रिपुरा के नए सीएम को माणिक शाह बनी है। कौन सी बनी है? माणिक शाह। अच्छा, त्रिपुरा की, अच्छा इधर मैं बात करूं, त्रिपुरा की स्थापना कब की गई थी? 21 जनवरी 1972। इसे क्या बना था? राज्य बना दिया गया। जैसे क्या बना दिया गया था? राज्य। स्टार्टिंग में राज्यों का गठन हुआ था। ये पहले क्या हुआ करता? त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी क्या होता? यूटी हुआ करता, यूनियन टेरिटरी। तो वो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ओके, इसमें विधानसभा कितनी सीटें हैं? 60। कितनी सीटें हैं? 60। ओके, तो इसका भी हाल ही में सीएम कौन बनेगा? माणिक शाह। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है? उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है? टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, ट्विस्टर। क्या नाम दिया जाता है भाई? बताइए। तो उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत और अटलांटिक में उत्तरी अटलांटिक उत्पन्न हुए चक्रवात को, चक्रवात क्या होता है? चक्रवाती बात तो समुद्र में से उठता है, इसमें से बनता है समुद्र में से। जैसे इस तरह से मान लो समुद्र इस तरह से कुछ इस तरह से डिजाइन सी बन जाती है। ओके, उसे क्या बोलते? चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात से बहुत ज्यादा तबाही होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? हरिकेन। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है?
हरिकेन। ओके, ऐसे बहुत से ऐसे, अब मान के करूँ एक टाइफून है, क्या नाम दिया, टाइफून। तो टाइफून हमारा किस देश में आता है भाई, चीन में। टाइफून किस में आता है, चीन में आता है। टाइफून किस में आता है, चीन में टाइफून आता है। अच्छा मैं बात करूँ बिलीबिली, बिल्लियां बिल्लियां लखा, बिली बिली, बिली बिली कहाँ पर आता है भाई, आपके आता है ऑस्ट्रेलिया। बिली बिली कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले क्षेत्रों में बिली बिली आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत नहीं है, वह क्या है जो आप परिवर्तनशील लागत नहीं, जब परिवर्तन करना चाहो मत करिए, तो आपके खुद के ऊपर है। कमीशन, श्रम, संपत्ति कर, पैकिंग। तो करेक्ट आंसर है संपत्ति कर। ओके, परिवर्तनशील लागत नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं है वो क्या है, संपत्ति कर। आपके जो संपत्तियों से हम परिवर्तन कैसे करते हैं, कमीशन अलग हो जाए, श्रम अलग हो, पैकिंग अलग हो सकती है, संपत्ति कर होने वाला नहीं है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इनमें से किस व्यक्ति ने आर्थिक सिद्धांत से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई है। ओके, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, डेविड रिकार्डो, जॉन मेलान कीन्स या नील्स हेनलैंड और डेविड बोर। तो इसका करेंट आंसर क्या होगा, इतने देर नाम दे, एक नाम है, ऐसा लग रहा है 4 इंसान के नाम है। ओके, नील, नितेश, मुकेश, ऐसे ही करें, नील्स हेनरी से डेविड बोर। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, नील्स हेनरी से डेविड बोर। जिस इंसान को अपना नाम ही 4 बार रखना हो उस इंसान से कहां से देगा, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नील्स हेनरी से डेविड। बाकी तीनों ने आर्थिक सिद्धांत को हमारे इनने रिकॉर्ड दिए हुए हैं। तो कौन है, नील्स हेनरी, डेविड बोर ने कोई भी आपका आर्थिक सिद्धांत नहीं दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बनारस में स्थित है। इसे बीएचयू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बीएचयू, जहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी स्थापना किसने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब ने, किसने की थी, पंडित मदन मोहन लानी। तो कब किया था, 1916 में। कब किया गया था, 1916। अच्छा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में ही हुआ था। सूरत पैक्ट 1907 में हुआ था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय 19, अच्छा मैं अभी इससे पहले पढ़ा चुका हूं कि बनारस में जो शिवलिंग की स्थापना किस तरह से हुई थी। ओके, तो पंडित मोहन द्वारा विश्व विद्यालय कब हुई थी, 1916 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के बागुड़ा मंदिर में कराया जाता है, त्रिशूर पूरम, बस्तर दशहरा, कुल्लू दशहरा या तिरुवातिरी। अच्छा, कुल्लू दशहरा कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। कुल्लू दशहरा कहाँ का है, हिमाचल। बस्तर दशहरा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ओके, तो कौन सा त्योहार बाड़कुलम मंदिर में मनाया जाता है, कौन सा त्योहार है, त्रिशूर पूरम। ओके, कौन सा त्योहार है, त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है ये, केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। क्लियर। अच्छा मैं बोलूं पोंगल, पोंगल कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाते हैं, केरल में मनाया जाता है। ओके, अच्छा ये किसका है, किसे आना चाहिए, मलयालम कैलेंडर के, त्रिशूरपूरम कौन सी कैलेंडर, मलयालम कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ओके, यह भारत के सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध है। भारत के जितने भी पूर्णिमा आते हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा, त्रिशूर पूरम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का सम्मेलन निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र के साथ है, बांसुरी, रुद्र वीणा, सितार, तबला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, रुद्र वीणा। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, रुद्र वीणा। तो उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर क्या बजाते होंगे, रुद्र वीणा। क्या बजाते होंगे, रुद्र वीणा। अच्छा, बांसुरी कौन बजाते होंगे, कृष्ण भगवान को क्या बोला जाता है, हरि। क्या बोला जाता है, हरि। तो बांसुरी कौन बजाती है, बहुत फेमस है, हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी कौन बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। सितार पंडित रविशंकर, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ाते हैं स्टार्ट में, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार। वदन पे सितार कर रहा, तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार। तबला जाकिर हुसैन। ओके, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला। अच्छा मुझे किस घराने से संबंधित, पंजाब घराने से। जाकिर हुसैन किस घराने से, पंजाब। ये आपको याद रखना है, प्रीवियस यूपी पुलिस में पूछा गया है। कौन से घराना है इनका, पंजाब, उड़ता पंजाब। कौन सा घराना है, पंजाब घराना। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी। ओके, तो इसका अनसूटेबल पुस्तक किसने लिखी है, शत्रुघ्न सिन्हा, विक्रम सेठ, करण जौहर, खुशवंत सिंह। तो किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना, किस व्यक्ति ने अनसूटेबल नामक पुस्तक लिखी है, शत्रुघ्न सिन्हा, विक्रम सेठ, किसने लिखी है भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अच्छा मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सी बुक्स
पढ़ाई थी। ओके, इससे पहले मैंने आपने बहुत सी बुक्स पढ़ाई थी, जैसे मैंने बोलो आपको पढ़ाया था इनगेट्समैन किसकी थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चेंजिंग इंडिया किसकी बुक थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। तो एन अनसूटेबल बॉय किसकी होगी, अनसुटेबल बॉय किसने लिखी है भाई, करण जौहर ने। किसने लिखी है, करण। भारत के बहुत ही फेमस डायरेक्टरों में से एक, प्रोड्यूसर में से कौन है आपके, करण जौहर। कौन है आपके, करण जौहर। तो अनसुटेबल बॉय में आप पूछते किसने लिखी है, करण। विक्रम सेठ की बहुत सारी बुक्स फेमस है, छेनू, सत्येंद्र कहते हैं गुस्सा बनना, छेनू आ जाएगा। ओके, सावनाची ने पिताजी को शत्रुघ्न सिन्हा। तो अनसुटेबल बॉय किसने लिखी है, करण जौहर ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तंजानिया, म्यांमार। तो हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, तंजानिया के, म्यांमार के। तो ये देखो क्रिस्टोफर लक्सन, क्या नाम लिखा है, क्रिस्टोफर लक्सन। तो आपको म्यांमार के लग रहे हैं क्या, म्यांमार के तो नहीं लग रहे हैं लैंग्वेज से, तो तंजानिया के किसके हैं ये, तंजानिया किसके हैं भाई, क्रिस्टोफर लक्सन किसके हैं भाई, मेरी लैंग्वेज से तो ये म्यांमार के लग नहीं रहे, ना कि तंजानिया का। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो पास पास में, और ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, कीव है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा। आपको याद रहेगा। अच्छा, अभी हमें पूछो हाल ही में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के अभी प्रधानमंत्री बनी है, न्यूजीलैंड के। इनको प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया। कीवियों का देश किसे बोला जाता है, न्यूजीलैंड को। कीवियों का देश किसे को बोला जाता है, न्यूजीलैंड को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आउट करता हूँ, आपको क्लास समझ में। हमारी आपको टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो सबसे जुड़ जाइए आगे की अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद क्लास।